नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विद अमन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि इस ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वो 30 mm है, जो चौड़ाई है वो 50 mm है और जो कुल ऊंचाई है वो 35 mm है। और हमें साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि इधर से देखने पे जो हमें व्यू मिलता है वो फ्रंट व्यू है, यानी कि जो ये एरिया बचा हुआ यहाँ पे हमारा साइड व्यू होगा। अब क्योंकि ये साइड व्यू है जो राइट में दिया गया है, इसीलिए इसे हम राइट हैंड साइड व्यू कहेंगे। यानी कि क्वेश्चन में हमें ये पता चलता है कि जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट में है और जो साइड व्यू है वो राइट में दिया हुआ है और ये एक राइट हैंड साइड व्यू है। तो इकलौती बची हुई जगह से हम देखेंगे तो वो हमारा टॉप व्यू कहलाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के लिए फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू क्लियर हो गया है। अब इसे हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस चीज़ को पता करने में दिक्कत नहीं होती होगी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कौन सा व्यू कहाँ बनेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अरेंजमेंट पहले ही तैयार कर रखा है जहाँ पे हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा यानी कि एलिवेशन यहाँ पे, राइट हैंड साइड व्यू राइट में यानी कि यहाँ, और टॉप व्यू फ्रंट के ठीक ऊपर यानी कि प्लान एलिवेशन के ठीक ऊपर यहाँ पे बनेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो चलिए इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट से देखने पे हमें इस ऑब्जेक्ट का जो जो पार्ट नज़र आएगा, आइए उससे पहले मैं शेड कर लेता हूँ। तो ये जो शेडेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये फ्रंट व्यू से देखने पे दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से जब देखते हैं तो हमें ये एक रेक्टेंगल सबसे पहले नज़र आएगा जो हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा, और इस रेक्टेंगल का डायमेंशन होगा 50 बाई 10। ये 10 mm की ऊंचाई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 10 है, ये 10 है और ये भी 10 है, और इसकी लंबाई 50 दी गई है। यानी कि हम अगर फ्रंट से देखेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल नज़र आएगा, हमें नीचे की तरफ ये रेक्टेंगल नज़र आएगा और जिसकी डायमेंशन होगी 50 और 10। इसके बाद हमें ये एरिया नज़र आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम ये एक बेस बना लेते हैं 50 का, और ये 50 हमें नीचे की तरफ बनाना होगा। अब इस बेस को बनाने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हम इस बेस को इस पॉइंट से कितना नीचे बनाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि आपको साफ साफ पता है बड़े अच्छे से कि फ्रंट से देखने पे किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल ऊंचाई दिखती है, कुल ऊंचाई नज़र आती है, और इस ऑब्जेक्ट की कुल ऊंचाई है 35 mm। यानी कि अगर हम इस बेस को बनाएंगे तो इसे हमें 35 mm नीचे बनाना होगा। यानी कि अगर ये 35 mm नीचे होगी तभी तो इसकी कुल ऊंचाई हम बना पाएंगे इसी जगह पर। यानी कि हमें यहाँ से पहले 35 mm नीचे जाना होगा, उसके बाद 50 mm का वो बेस बनाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो के पार्ट को देखिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हमें पहले इसकी ऊंचाई को 35 mm बनाना होगा, इसके बाद हम 50 mm का बेस बनाएंगे। तो चलिए आइए फ़िलहाल मैं इसे बना लेता हूँ। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया है। याद रहे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन के बीच के एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ये जो मैंने लाइन खींचा वो डार्क लाइन खींची है, डार्क पेंसिल से, क्योंकि ये जो बेस है वो हमें क्लियरली नज़र आएगा। लेकिन यहाँ से आप टोटल 35 mm को डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये जो नज़र आ रहा है इस पॉइंट से सिर्फ 10 mm ऊपर गए हैं, फिर हम अंदर की ओर गए हैं। कितना अंदर गए हैं वो है 15 mm। इसके बाद हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि टोटल 35 हमें ऊपर नहीं जाना है। तो आइए जब फिलहाल ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद हम ऊपर 10 mm जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी ऊपर 10 mm जाना होगा। और ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से 10 mm ऊपर जा रहे हैं, तो हम चलिए यहाँ से भी 10 mm ऊपर करते हैं। इसके बाद आपको नज़र आएगा ये वाला पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट। इसके बाद हम 15 mm अंदर जा रहे हैं, और इस पॉइंट से हम इधर भी अंदर जा रहे हैं। लेकिन आपको ये 15 mm सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सामने से देखोगे तो आपको ये कंप्लीट रेक्टेंगल नज़र आएगा। तो इस क्योंकि ये रेक्टेंगल कंप्लीट है, तो इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपली इन दोनों लाइंस को मिला देना है। तो आप इन दोनों लाइंस को जब मिला दोगे तो आपका वो 20 और 50 का रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बेस हो चुका है कंप्लीट। बेस तैयार हो जाने के बाद अब आप ज़रा इस ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए।
आपको यहाँ से यहाँ 15 mm की दूरी दिखाई दे रही है, जैसा कि यहाँ डायमेंशनिंग में दिखाया गया है। तो जब यहाँ से यहाँ 15 है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ भी 15 होगी। और इसी तरह से इस ये जो लंबाई है ये 20 mm दी गई है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ पे भी 20 mm होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये लाइंस और ये लाइंस आपस में पैरेलल है, और ये लाइंस आपस में पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है। इसलिए जो लंबाई यहाँ पर है वही लंबाई यहाँ भी होगी, और जो लंबाई यहाँ है वही लंबाई यहाँ पे भी होगी। तो इससे पता चल गया हमें कि ये 15 mm है और ये 20 mm है। तो आइए इन दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा 15 mm की दूरी पर है, तो इसे 15 mm की दूरी पर नाप लेते हैं। इसके बाद ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसके बाद ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है वो इससे 20 mm की दूरी पर है, तो यानी हमें यहाँ से फिर 20 mm की दूरी पर जाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी नाप लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये दो पॉइंट मिल गए हैं, जिसमें से ये पॉइंट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 20 mm की दूरी है, उसी तरह इन दोनों पॉइंट्स के 20 mm की दूरी है। और जैसा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 15 mm की दूरी है, वैसा ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी 15 mm की दूरी है। अब इसके बाद क्या करें? अब आपको जो ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये लाइन जो नज़र आ रही है वो खड़ी लाइन नहीं है, वो इंक्लाइंड लाइन है। खड़ी लाइन ये है, जैसे कि 10 mm का है जो आप यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन ये खड़ी लाइन नहीं है, ये इंक्लाइंड लाइन नहीं है, इंक्लाइंड लाइन है। तो अब आप इसे बनाएंगे कैसे? ना ही इसकी कोई लंबाई दी गई है और ना ही ये भी हमें पता है कि ये किस एंगल पर इंक्लाइंड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंक्लाइंड लाइन होती है वो फ्रंट से देखने पे इस केस में एक सीधी रेखा ही नज़र आएगी। इमेजिन कीजिए कि ये जो आप पेंसिल फ़िलहाल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अभी सीधी रखी हुई है, ये बिल्कुल इस तरह से सीधी खड़ी है जैसे कि ये 10 mm की लाइन हो। ठीक है, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू बनाओगे तो आपको एक सीधी लाइन ही नज़र आएगी। लेकिन चलिए अब मैं इसे थोड़ा सा कुछ इस तरह से इंक्लाइन कर देता हूँ, जैसा कि ये वाली लाइन है। तो जब मैंने इसको इंक्लाइन किया, अब आप इसकी अगर एक सीधी इसकी अगर प्रोजेक्शन बनाओगे, फ्रंट व्यू बनाओगे, तो आपको क्या नज़र आएगा? वो भी एक इंक्लाइन लाइन ही नज़र आएगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले अगर सीधी रेखा है, मान लो अगर ये सीधी रेखा इस तरह से है, तो जितनी लंबी लाइन रहेगी उसका प्रोजेक्शन भी उतना ही लंबा बनेगा। लेकिन जब मैं इसे इस प्रकार से इंक्लाइन कर दूंगा तो जितनी लंबी रेखा रहेगी उतनी लंबी तो नहीं, उससे छोटी रेखा बनेगी आपकी प्रोजेक्शन में, लेकिन वो एक सीधी रेखा ही बनेगी, सीधी लाइन ही बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इसे फ्रंट से देखने पे, अगर हम फ्रंट से देखने पे हमें एक सीधी रेखा ही नज़र आएगी, वर्टिकल लाइन ही नज़र आएगी, लेकिन इसकी जो एक्चुअल लंबाई है उतनी लंबाई नज़र नहीं आएगी, उससे कुछ कम लंबाई नज़र आएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस है भी नहीं, क्योंकि ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये जो पेपर दिख रहा है जहाँ पे आप प्रोजेक्शन बनाओगे, वहाँ पे ये पेपर जो है आपका वो 2D है, तो इसमें आप 3D ऑब्जेक्ट शो कर ही नहीं सकते हो। अगर कोई यू इंक्लाइंड है तो उसे आपको सीधी रेखा में ही दिखाना पड़ेगा। तो यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंक्लाइंड लाइन है वो सीधी नज़र आती है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि इसे हम लंबा कितना बनाएं? एंगल का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन लंबाई की प्रॉब्लम का क्या करें? तो अब ये क्वेश्चन ही आपको बताएगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इस ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट 35 mm है, यानी कि कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ 35 mm से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे 10 mm की हाइट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब हमें सिर्फ 25 mm की हाइट हमारे पास बची है। 25 करेंगे तभी तो ये 35 होगा, और 25 से ऊपर हम जा नहीं सकते, नहीं तो टोटल 35 के ऊपर हो जाएगा। यानी कि ये जो लाइन है, जो इंक्लाइंड लाइन है, उसे हमें इसी 25 mm में ही एडजस्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन जो नज़र आ रही है आपको, ये कुल 25 mm की हाइट में ही एडजस्ट किया हुआ है। तो इसे बनाने का सबसे आसान तरीका बस ये है कि आप यहाँ से स्केल रखकर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, और वो लाइन अपने आप 25 mm की ही बनेगी। तो ये लाइन जो मैंने अभी खींची, ये लाइन इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इसके बाद मैं अभी लाइन खींच रहा हूँ वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लाइन और ये लाइन हमने यहाँ पे बना दी। अब इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली लाइन ये है, तो चलिए इसे भी मैं बना देता हूँ।
तो जो ये लाइन बनेगी वो 20 mm की बनेगी अपने आप। तो देखा आपने, इस तरह से यहाँ पे फ्रंट व्यू तैयार हो गया इस ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 50/10 का एक हमें रेक्टेंगल बनेगा जो कि हमने नीचे बनाया। उसके बाद ये जो इंक्लाइंड पार्ट है वो हमें ये पता चला कि एंगल चाहे कुछ भी हो वो एक सीधी रेखा ही नज़र आएगी, और जितनी हाइट है उसी के अंतर्गत ही वो रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि ये 25 mm के अंदर में ही समाई हुई है ये इंक्लाइंड लाइन। और टोटल अगर इसकी हाइट मेज़र करें हम तो 10 इधर और 25 mm इधर, मतलब ये टोटल हाइट इसकी 35 mm की होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू तैयार हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो फ्रंट व्यू बना लेने के बाद अगर आप चाहें तो टॉप व्यू बना सकते हैं या फिर साइड व्यू भी बना सकते हैं। मैं इस केस में फ़िलहाल टॉप व्यू बना रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको जितने भी पॉइंट्स मिले हैं फ्रंट व्यू बनाने के बाद उनको ट्रेस कर लेना है प्रोजेक्टर्स की हेल्प से, हमेशा की तरह। तो चलिए मैं अब फ्रंट व्यू बन जाने के बाद टॉप व्यू बनाता हूँ, और टॉप से देखने पर जो हमें दिखेगा उसको मैं शेड कर लेता हूँ। तो ये जो कर्व्ड शेड मैंने किया है ये टॉप से देखने पे दिखाई देगा। हालांकि इधर का जो पूरा पार्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है आइसोमेट्रिक में, लेकिन टॉप से देखने पे नज़र आएगा। तो चलिए देखते हैं हम कि टॉप से देखने पे हमें क्या क्या नज़र आएगा। पहले आप इस तरह से खड़े थे, यहाँ पे आपका सर इस तरफ, पैर इस तरफ, और आप इधर देख रहे थे तो आपको फ्रंट व्यू नज़र आया। अब आप इधर से इधर चले गए हो और आपका सर इस तरफ है, पैर इस तरफ है, लेफ़्ट इधर और राइट इधर, ठीक है। सर, पैर, लेफ़्ट, राइट। तो आपके पैर के तरफ आपको 50 mm की लंबाई नज़र आएगी, यानी कि यहाँ जो 50 mm था वो यहाँ नज़र आएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको राइट में 30 mm और लेफ़्ट में भी 30 mm नज़र आएगा। तो चलिए फ़िलहाल आपको जो नज़र आ रहा है वो बना लीजिए, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फ़िलहाल ये बना लेते हैं। अब जैसा कि आप ट्रेस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स को, तो आपको नापने की ज़रूरत तो है नहीं, सिर्फ स्केल रख के उसे डार्क करना है। तो यहाँ पे हमने ये बना डाला, ये भी बना डाला और ये भी बना डाला। अब इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि आपको फ्रंट से देखने पे ये इंक्लाइंड लाइन आपको एक सीधी रेखा नज़र आ रही थी, उसी तरह जब आप इसे टॉप से देखोगे तो ये इंक्लाइंड लाइन आपको सीधी रेखा ही नज़र आएगी। बस ये अगर आप पहले फ्रंट से बना रहे थे तो इसे आपको 25 mm के अंदर बनाना था। जब आप इसे टॉप से देखोगे तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा 30 mm, इसी के अंदर आपको इस लाइन को बनाना होगा। यानी कि आपको ऊपर से देखने पे सबसे पहले एक स्लैब नज़र आएगा जिसका बेस 50 mm, इस तरफ 50 mm, लेफ़्ट में 50 mm और इधर कंप्लीट करता हुआ भी 50 mm नज़र आएगा। अब ये कंप्लीट करता हुआ 50 mm नज़र इसलिए आएगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 15 mm कुछ हाइट पर है और ये 20 mm कुछ हाइट पर है, फिर 15 mm उसी पहले वाले हाइट पर है। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब आप टॉप से देखते हो तो कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर ये मैटर नहीं करता, सब एक ही प्लेन में नज़र आते हैं। यानी कि ये 15, 20 और ये 15 मिलकर टोटल एक 50 mm की सीधी लाइन बनाएंगे। तो चलिए पहले उससे सीधी लाइन बना लेते हैं, उस सीधी लाइन को, उसके बाद हम इसे बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा टॉप व्यू का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब जो ये आपको इंक्लाइंड लाइन नज़र आ रही है इसे हमें 30 mm के अंदर ही बनाना है, और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। ये जो 30 mm की लाइन हमें बची है इसी पे ही बनाना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी 20 mm है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 20 mm और 20 mm की दूरी बच चुकी है। बस आपको इन दोनों लाइन्स को डार्क करना है और आपका टॉप व्यू तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यानी कि एलिवेशन और प्लान दोनों तैयार हो चुके हैं। तो अब बारी है साइड व्यू बनाने की। साइड व्यू बनाने से पहले आपको वही काम करना है, एक 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन लेना है और यहाँ से जो पॉइंट्स निकलती है उसे आप ट्रेस कर लेंगे और फिर उसे 90 डिग्री के एंगल पर टर्न करते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे, जो बाकी के प्रोजेक्टर्स को काटती हुई जाएगी, ठीक है। इस बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूँ, अगर आप उसे ध्यान से देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल आइए हम देखते हैं कि साइड व्यू में हमें क्या नज़र आएगा। तो साइड से देखने पर हमें जो नज़र आता है उसे मैंने ऑलरेडी शेड कर रखा है।
अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पैर के तरफ एक 30 mm का लाइन नज़र आएगा और उसके बाद ऊंचाई 10 mm की, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का बेस 30 mm का है। जो आपको साइड से नज़र आएगा उसका बेस 30 mm का है। तो सबसे पहले आपको आपके पैर के तरफ एक 30 mm और एक 10 mm का रेक्टेंगल नज़र आएगा, जिसे आप बना दोगे। ठीक है, तो अब आपको नापने की तो कुछ ज़रूरत है नहीं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑलरेडी 30 और 10 का आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, बस इसे आपको डार्क कर देना है। तो जब आप इसे डार्क कर दोगे तो आपको बेस रेडी हो जाएगा साइड व्यू का। तो चलिए इसे ठीक है, तो इस तरह से इसका ये 30 mm वाले का बेस तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो तो 10 mm बच गया। अब जो ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये तो टॉप से नज़र आता था, साइड से नज़र नहीं आएगा। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये वाला पॉइंट नज़र आएगा और इसके बाद 25 mm ऊपर जाती हुई एक लाइन नज़र आएगी, और वो क्योंकि इस तरफ है, राइट साइड तरफ है, यानी कि हम इसे राइट साइड तरफ बनाएंगे। तो चलिए अब एक 25 mm की लाइन हम बना लेते हैं जो ऊपर जाएगी राइट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक तैयार हो गया। अब जो ये वाली लाइन है वो इसकी ना लंबाई दी हुई है ना कितने डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, कुछ नहीं दिया हुआ है। बस हमें ये पता है कि ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला रही है। तो अब इसमें आप देखिए ये वाली जो पॉइंट है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यहाँ से ये जो लाइन निकल रही है उसे हम अगर बनाएंगे तो वो यहाँ से निकलेगी, लेकिन जाकर मिलेगी कहाँ? तो अब ये देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आकर ये लाइन मिल रही है। ये पॉइंट तो हमें नज़र आएगा नहीं साइड से, इसके ऊपर ये पॉइंट नज़र आएगा। और मैं पहले ही इस तरह की चीज़ों पर डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर इस तरह का केस हो तो आपको मानना है ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, और ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कि हम ये मानकर चलेंगे कि ये जो लाइन निकल रही है यहाँ से वो इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो यहाँ से लाइन निकल रही है तो यहाँ से लाइन निकलेगी, इस पॉइंट पर आकर मिल रही है जो इसके इक्विवेलेंट है तो इस पॉइंट पर आकर हम मिला देंगे। तो इस तरह से जब हम इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का शेप नज़र आएगा जो कि एक ट्रायंगल के जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 30-10 का रेक्टेंगल आपने पहले नीचे बना लिया 30-10 का, उसके बाद बाकी बचा 25 mm ऊपर जो कि ये है। उसके बाद आपने इस इंक्लाइंड लाइन को सिंपली मिला दिया। पूरे प्रोजेक्शन में कहीं पे भी हमें इसकी लंबाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये अपने आप बन गया है। यानी कि जब भी हम किसी भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को देख के या आइसोमेट्रिक व्यू को देख के ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में, तो हमें जो डायमेंशन नहीं दिया गया है, जिस भुजा की या फिर जिस पार्ट की लंबाई नहीं दी गई है उसे हम लास्ट के लिए छोड़ देंगे, वो अपने आप बन जाता है। ठीक है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितना डिग्री के एंगल पर वो है या फिर उसकी लंबाई कितनी है। तो इस तरह से आपका थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तैयार हो गया है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। अब आप गौर से देखिए, ध्यान से आप देखते जाइए और समझते जाइए कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से हमें नज़र आता है ऑर्थोग्राफिक में। जैसा कि आज हमने ये सीखा कि जो इंक्लाइंड लाइन है उसे अगर फ्रंट से देखें या टॉप से देखें, इस केस में तो हमें एक सीधी लाइन ही नज़र आती है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही हमने इसे साइड से देखा तो हमें एक ट्रायंगल की तरह दिखाई दिया। ठीक है, तो आप हर एक वीडियो के साथ ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहें कि किस तरह की लाइनें किस प्रकार का शो करती हैं ऑर्थोग्राफिक में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसका डायमेंशनिंग कर देता हूँ। तो डायमेंशन शो करने के बाद और सिंबल बना देने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ लिखा है ऑल डायमेंशंस आर इन mm स्केल 1:1। इसका मतलब कि जितने भी डायमेंशंस यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे mm में हैं और हमने 1:1 का स्केल रखा हुआ है। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे बना है तो आप इससे पहले का वीडियो देखिए, लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक थर्ड एंगल का सिंबल है, दो सर्कल बना है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर है वो इसके बराबर होगी और जो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है वो इसके बराबर होगी, और सब एक सीधी सेंटर लाइन पर बेस करेगा, यानी सीधी सेंटर लाइन के आधार पर बनेगा और एक सेंटर लाइन यहाँ से यहाँ बनेगा। साथ ही साथ शीट में आप इस कॉर्नर में एक टाइटल बॉक्स भी बनाना, जिसमें आप इसमें जो आपने ड्राइंग बनाया उसके डिटेल्स और अपने डिटेल्स दे सकते हैं। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।
मैं आपके लिए आगे ही ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।